Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28 September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about 9-dash line by China in South China Sea. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. इस आर्टिकल को डिटेल में समझते हैं तो सबसे पहले समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक इज ए मैरीटाइम कॉन्सेप्ट मतलब अ कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद ओशन तो इंडो पैसिफिक इज द ओशनिक स्पेस बिटवीन ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस ये पूरा का पूरा रीजन जो है उसको इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है ये जो रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन इसमें खासकर आप देखो तो ये जो बीच वाला यहाँ का एरिया है इसको आप कह सकते हैं ट्रांजिशन पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन ये काफी इंपॉर्टेंट है एज फार एज सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर कंसर्न सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन से हमारा मतलब है इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इंडो पैसिफिक रीजन का काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है खासकर इस पर्टिकुलर रीजन के कारण यहाँ पे जिस भी कंट्री ने मान लीजिए अपना कंट्रोल जमा लिया वो दुनिया के तमाम जो इम्पोर्टेंट ट्रेड जो इस रूट से कंडक्ट किए जाते हैं उसको चोक कर सकता है सो दैट इज द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस का मतलब होता है एनीथिंग दैट कुड बी यूटिलाइज्ड टू रेस्ट्रिक्ट और कंट्रोल सम अदर कंट्री टू थ्रेटन इट्स इंटरेस्ट या सिक्योरिटी तो कोई भी चीज उसको हम लोग कोई भी आइडिया उसको हम लोग ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर उसका इस्तेमाल किया जा सके दूसरे कंट्री के सिक्योरिटी या टेरिटोरियल इंटरेस्ट को थ्रेटन करने के लिए तो ये पर्टिकुलर एरिया आप देखिए यहाँ से दुनिया भर के तमाम ट्रेड गुजरते हैं इस एरिया पे जिसका भी कंट्रोल होगा उसका आप समझिए स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस या स्ट्रैटेजिक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये बात हो गई इंडो पैसिफिक रीजन की अभी इंडो पैसिफिक रीजन से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है एशिया पैसिफिक रीजन थोड़ा वो भी समझ लेते हैं तो एशिया पैसिफिक सिंपली मींस पार्ट ऑफ एशिया दैट ओपन्स इन पैसिफिक ओशन वो तमाम टेरिटरीज या लैंड जो एशिया का हिस्सा है लेकिन पैसिफिक ओशन में ओपन होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एशिया पैसिफिक रीजन तो इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक में सबसे पहला जो डिफरेंस होगा इंडो पैसिफिक इज अ मैरीटाइम कॉन्सेप्ट मतलब a concept associated with ocean एशिया पैसिफिक इज अ लिटोरल आप कह सकते हैं टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद लैंड दूसरा अंतर है कि एशिया पैसिफिक जो कॉन्सेप्ट लाया गया दैट हैज बीन मेनली ब्रॉट इन ऑर्डर टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग्स्ट दीज कंट्रीज तो इन देशों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए दो रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स प्रमोट किए गए हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम APEC एंड RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप दोनों का ही हिस्सा इंडिया नहीं है अर्लियर इंडिया वाज एक्सपेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ RCEP बट इंडिया pulled out of RCEP in the last leg of its finalization तो RCEP या APEC दोनों का ही हिस्सा इंडिया नहीं है तो टेक्निकली इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम कॉन्सेप्ट and more of a strategic significance and Asia Pacific it's a territorial concept यानी कि लैंड बेस्ड कॉन्सेप्ट and more of economic significance अब चलते हैं आते हैं करंट मुद्दे पे आप दोनों ही कॉन्सेप्ट देख लो चाहे एशिया पैसिफिक देख लो या इंडो पैसिफिक देख लो एनीवे एशिया पैसिफिक इज अ सबसेट ऑफ इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट दोनों में ही आप इस पार्ट पे अगर ध्यान दें तो ये वाला पार्ट को कहा जाता है साउथ चाइना सी दिस पार्ट and South China Sea is located in the central region of Indo-Pacific. So that is the reason why South China is sometimes also considered as heart of Indo-Pacific region. तो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक जो है वो ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रेड रूट्स यहाँ से गुजरते हैं लेकिन उसमें भी जो सबसे क्रिटिकल एरिया है वो है ये वाला रीजन साउथ चाइना सी या ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जिस देश का इस रीजन पे कंट्रोल होगा
वही तो असली चोक पॉइंट पे कंट्रोल कर पाएगा। वही तो फिर पूरे इस इंडो पैसिफिक रीजन के सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के रियल चोक पॉइंट पे कंट्रोल कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा इस पूरे इंडो पैसिफिक में सबसे ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस वाला एरिया है वो है ये, बिकॉज यहीं पे है वो चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का ओपनिंग इनटू साउथ चाइना सी। तो जिस भी देश का इस रीजन पे कंट्रोल होगा उसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस या पावर काफी ज्यादा होगा। उसके अलावा साउथ चाइना सी का बाकी इंपॉर्टेंस भी है अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस तो हमने देख ही लिया। दिस एरिया इज वेरी मच रिच इन नेचुरल रिजर्व्स, जैसे कि ऑयल नेचुरल गैस में काफी ज्यादा रिच है। एज पर यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी, दिस रीजन हैज अबाउट 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस। ये डेटा थोड़ा रट लेंगे मेन से पहले, क्योंकि इस साउथ चाइना सी के मुद्दे पे सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ये सब डेटा थोड़ा रट के जाएंगे। दिस एरिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मेजर फिशिंग एरिया, यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं सी बेड माइनिंग के थ्रू। ट्रेड से रिलेटेड मैंने आपको बताया दुनिया भर का 21% ट्रेड जो है इस रूट से होता है। और स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस तो है ही, क्योंकि जब दुनिया का इतना सारा ट्रेड इट्स रूट से होता है तो जो भी कंट्री इस पार्ट को कंट्रोल करेगा उसका ग्लोबल ऑर्डर में सिग्निफिकेंस या स्ट्रैटेजिक पावर बढ़ जाएगा। अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया के लिए तो ये रीजन खासकर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का लगभग 21% इस रूट से होता है। लेकिन अगर इंडिया के ट्रेड की बात की जाए तो आज पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अबाउट 55% ऑफ इंडिया ट्रेड फ्लोज फ्रॉम दिस रीजन। तो अगर जिस भी देश ने इस एरिया पे कंट्रोल कर लिया और अगर वो देश इंडिया से हॉस्टाइल रिलेशन रखता है तो दैट वुड बी अ मेजर मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। और अब समझते हैं, आई जस्ट होप कि आई हैव गिवन sufficient explanation to prove the significance of South China Sea। नेचुरल रिजर्व वाइज भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है इसका। कोई भी देश यहाँ कंट्रोल करना चाहेगा। ये जो रीजन है साउथ चाइना सी वाला, इट हैज बीन कंसिडर्ड ट्रेडिशनली एज जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस। अमेरिका का ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस माना जाता रहा है। क्यों? क्योंकि फिलीपींस और जापान दोनों ही यूएस के इंपॉर्टेंट डिफेंस अलाइज हैं सिंस वर्ल्ड वॉर 2। फिलीपींस वाज तो अर्लियर कॉलोनी ऑफ यूएस ऑल्सो, तो मेजर अलाइज रहे हैं अमेरिका के सिंस वर्ल्ड वॉर 2। तो इसी कारण से यूएस की नेवी हमेशा स्टेशनड रहती है फिलीपींस और जापान के पोर्ट्स पे। दैट हैज गिवन यूएस advantage as far as this zone is considered, and that is why यूएस इस जोन को अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस मानता रहा है ट्रेडिशनली। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा है 2-3 दिनों पहले जब मल्टीपोलर वर्ल्ड पढ़ रहे थे, कि विद द बिगिनिंग ऑफ 21st century चाइना हैज स्टार्टेड टू assert इट्स पावर, दैट इट हैज राइजन एज ए कंटेंडर टू द यूएस। तो चाइना ने जो सबसे ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस असर्ट करना शुरू किया है वो है इस साउथ चाइना सी रीजन में। कंसीडरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी, चाइना से ये प्रॉक्सिमिटी में भी है, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में, और इसको आप कह सकते हैं कि चाइना के लिए ये लो हैंगिंग फ्रूट है। इस एरिया पे अगर चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ा देता है तो नेचुरली चाइना का डिस्प्रोपोर्शनेटली ग्लोबल ऑर्डर में इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस कारण से चाइना ने इस एरिया पे अपना कंट्रोल जमाने के लिए एक वर्चुअल लाइन प्रपोज किया है, वो है 9 डैश लाइन। ये 9 डैश लाइन ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, 21st सेंचुरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है, 1950s में ही चाइना ने दिया था। लेकिन अब उसको ज्यादा असर्ट कर रहा है। क्या है 9 डैश लाइन? एक तरीके का वर्चुअल लाइन है जो चाइना ने इस साउथ चाइना सी के मैप पे ड्रॉ करके इन आसपास के देशों को डिक्लेयर किया है कि दिस इंटायर रीजन बिलोंग्स टू अस। ये देखो, ये 9 डैश हमने ड्रॉ कर दिया, ये पूरा एरिया हमें बिलोंग करता है। तो मुद्दा यह है कि 9 डैश लाइन की मदद से चाइना ने लगभग 90% एरिया ऑफ साउथ चाइना सी पे अपना क्लेम किया हुआ है। क्लेम जो है उसके पीछे बेसिस क्या है? देखिए, इंटरेस्ट तो हम समझ रहे हैं, इंटरेस्ट है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेसिस देना होगा ना कि किस बात पे क्लेम कर रहे हो भाई। तो चाइना ने हिस्टोरिकल एग्जांपल्स दिए हैं कि 2000 साल पहले हमारे यहाँ जब सोंग डायनेस्टी रूल किया करती थी तो उसने इस पूरे एरिया के छोटे छोटे आइलैंड्स पे अपना कंट्रोल जमाया हुआ था। तो फ्रॉम दैट बेसिस उस टाइम में चाइना का जो बाउंड्री था वो यहाँ तक एक्सटेंड हुआ करता था। तो ऑन दैट बेसिस वी आर मेकिंग आवर क्लेम
on this entire 90% region of South China Sea with help of this 9 dash line. Of course ये जो जस्टिफिकेशन है ये बेसलेस है, मीनिंगलेस है। नहीं तो हमारे यहाँ भी चोला डायनेस्टीज ने साउथ ईस्ट एशिया में पूरा कंट्रोल जमाया हुआ था। हमारे यहाँ चोला डायनेस्टीज का कंट्रोल इस रीजन तक था। तो आज जाकर के हम वो मैप दिखाएं चोला डायनेस्टी वाला कि ये देखो चोला डायनेस्टी का कंट्रोल यहाँ तक था, इसलिए इंडोनेशिया हमारा भारत का हुआ, मलेशिया भारत का हुआ, ऐसा नहीं कर सकते ना। साउथ चोला डायनेस्टी हैड सम एक्सटेंडेड टेरिटरी इन सम ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन रीजन आल्सो। बट चाइना जो है वो कुछ ना कुछ अन आर्बिट्ररी जस्टिफिकेशन दे करके साउथ चाइना सी को अपना कंट्रोल में लेना चाहता है। कारण सरल है, साउथ चाइना सी का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है। यहाँ के जितने भी आइलैंड्स हैं सब पे लगभग चाइना ने डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया है अलग अलग देशों के साथ। जैसे मान लीजिए कि वियतनाम के कोस्ट पे कोई आइलैंड हुआ तो वो वियतनाम का होगा ना, चाइना ने उस पर डिस्प्यूट क्लेम कर दिया है। सिमिलरली फॉर फिलीपींस, मलेशिया और इन सारे जगहों पे आइलैंड्स पे चाइना ने अपने शॉर्ट या लॉन्ग रेंज मिसाइल बना स्टैब्लिश कर दिए हैं, नेवल बेसिस बना दिए हैं। इससे से रिलेटेड करंट डेवलपमेंट भी है। इस तरीके के कुछ डेवलपमेंट्स या बेसिस बनाए हैं चाइना ने फिलीपींस के कोस्ट पे, जिसको लेकर के फिलीपींस और चाइना के बीच में थोड़ी सी झड़प हुई है हाल फिलहाल में। लेकिन बेचारे फिलीपींस की क्या हैसियत जो अकेले चाइना को कन्फ्रंट कर पाए। सो आप कह सकते हैं एकदम सरल भाषा में, देसी भाषा में, कि चाइना इस एरिया में कर रहा है दादागिरी, कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, अभी हम इस पे कंट्रोल करेगा, जो करना है तुम करो। अब यूएस इसको चैलेंज नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज अ इंडिकेटर कि यूएस हैज लॉस्ट इट्स स्टेटस एज ए हेजेमनी। सो चाइना's assertion of its power in South China Sea has been a biggest indicator of US losing its hegemony, an indicator that the world has moved from being unipolar to a multipolar order। देखिए, अलग अलग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का भी सपोर्ट लिया इन देशों ने। यहाँ पे आप देखो, ये पैरासल आइलैंड जो है वो चाइना ने डिस्प्यूट कर दिया वियतनाम के साथ। टेक्निकली इट शुड बी विथ वियतनाम, बट चाइना ने इसको जबरदस्ती इस पे क्लेम किया हुआ है, पैरासल आइलैंड। स्पार्टली आइलैंड यहाँ पे है, ये सब स्पार्टली आइलैंड्स प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इसमें से कुछ आइलैंड जो हैं दे बिलोंग टू मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस। चाइना ने सब पे अपना कंट्रोल जमा लिया है, प्योर दादागिरी। यहाँ पे स्कार बोरो सोल ये सबसे ज्यादा न्यूज में है। इसी से रिलेटेड ये करंट डेवलपमेंट्स हुए जहाँ पे थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स हुए फिलीपींस और चाइना के बीच में। स्कार बोरो सोल मीन्स स्कार बोरो आइलैंड, दिस इज डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। चाइना ने इस पे भी अपना कंट्रोल जमाया हुआ है। 2016 में ही फिलीपींस ने चाइना के खिलाफ केस किया था एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। तो कोई भी इंटरनेशनल लॉ होता है, अगर उसका कोई देश वायलेशन कर रहा है, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, ये वही वाला है जिसके अंतर्गत मैरीटाइम जो बाउंड्रीज डिसाइड किए जाते हैं कि 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल जोन, 200 नॉटिकल माइल्स तक ईईजेड कराया है मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो यूएनसीएलओ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सी का सीधा सीधा वायलेशन कर रहा है चाइना। 200 नॉटिकल माइल्स तक तुम्हारा ईईजेड होना चाहिए भाई, ये तुम कहाँ तक घुसा है, राइट? As per UNCLOs, these islands should belong to these countries, Vietnam, Philippines, but China is making claim on these countries। तो कोई भी इंटरनेशनल कानून जब टूटता है तो फिर किसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस किया जा सकता है। फिलीपींस ने केस किया चाइना के खिलाफ, और इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चाइना के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। इसने कहा कि चाइना का जो क्लेम है स्कारबोरो आइलैंड पे, दैट इज इलीगल, अनजस्टिफाइड। चाइना ने इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया यूएनसीएलओ के। यूएनसीएलओ के इस फैसले को चाइना ने किस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया वो भी देखते हैं। चाइना ने कहा कि यूएनसीएलओ का जो भी कानून है दैट इज फॉर ओशन, ओशनिक एरियाज के लिए, कि 12 नॉटिकल माइल्स या 200 नॉटिकल माइल्स तक ईजेड। लेकिन मैं तो ओशन के लिए फाइट कर ही ना रहा हूँ, आई एम तो टॉकिंग अबाउट माई आइलैंड्स, दीज आइलैंड्स बिलोंग टू अस। समझ रहे हैं आप क्या बातें हैं? ये कह रहे हैं कि ई जेड 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो आइलैंड्स है वो हमारा होना चाहिए। चाइना कह रहा है कि वो सब ठीक है, लेकिन मैं यूएनसीएलओ तो ई जेड वगैरह की बात ही नहीं कर रहा, दिस आइलैंड ट्रेडिशनली हैज बिलोंग टू इंडिया, आई एम सो सॉरी, चाइना। जैसे अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप 200 नॉटिकल माइल्स में नहीं आते, बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। उसी तरीके से चाइना इन सारे आइलैंड्स पे क्लेम कर रहा है, एंड दैट इज हाउ चाइना सेज कि इन दिस पर्टिकुलर केस यूएनसीएलओ का कोई भी बेसिस नहीं बनता है, नो लोकस स्टैंड इन दिस पर्टिकुलर केस।
मुद्दा यह है कि चाइना ने यूएन सीलोज की बात को मानने से इनकार कर दिया, जबकि ये जो फैसला था दैट वाज बाइंडिंग इन नेचर, ये चाइना रिजेक्टेड दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ यूएन सीएलओ। तो ये जो चाइना ने रिजेक्शन किया यूएन सीलोज के इस फैसले को, दैट प्रूव्स टू थिंग्स अबाउट ग्लोबल ऑर्डर। दुनिया में जो इंटरनेशनल ऑर्डर, उससे दो बातें इस पर्टिकुलर चाइना के रिजेक्शन से पता चलती है, कि आज भी ग्लोबल ऑर्डर में कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता है, माइट इज राइट, जिसको हिंदी में कहा जाए तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जो पावरफुल है उसी के बाद चलेगी, जो कानून बनाना है, जो इंस्टीट्यूशन बनाना है बना लो। तो ये तो निगेटिव तरीके से इस पर्टिकुलर इवेंट को हम लोग देख रहे हैं कि माइट इज राइट कॉन्सेप्ट प्रिवेल। अगर एक पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो वो ये भी है कि डिस्पाइट ऑल सच ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक WTO और UN, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी रिमेन्स इंटैक्ट। ये बात थोड़ा समझना जरूरी है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए खासकर। देखिए, ये जितने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इमर्ज हो गए हैं, यूनाइटेड नेशन, WTO, तो कभी कभार लगता है कि बिकॉज ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस दुनिया के देशों की सोवरेनिटी जो है वो फ्यूज हो चुकी है, कमजोर पड़ गई है। जैसे WTO के कई सारे नियम हमें मानने पड़ते हैं, खासकर जो फूड रिलेटेड सब्सिडी को कट डाउन करने की बात है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। तो फिर इस पे मुद्दा उठता है कि आर मॉडर्न कंट्रीज लूजिंग देयर सोवरेनिटी बिकॉज ऑफ राइज ऑफ दीज ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। आंसर इज नो, WTO के नियम हम मान रहे हैं as long as we have decided to be part of WTO. But India is a sovereign country and it is not forced to follow directives of WTO if it decides to pull out of WTO. तो sovereignty remains intact. ये कितनी अच्छी बात है आप समझिए। अदरवाइज होगा क्या, कोई हमारे जम्मू कश्मीर के मामले में कोई रिजोल्यूशन पास कर देगा यूनाइटेड नेशन में और फिर बोलेगा कि जम्मू कश्मीर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे भारत से ले लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए ना ऐसा। दिस इज पार्ट ऑफ integral part of India. It is matter of India's sovereignty and only India will take decision with respect to it. तो ग्लोबल ऑर्डर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो फैसला होना है होने दीजिए। अल्टीमेटली देर इज नो इंटरनेशनल मैकेनिज्म टू असर्ट और इम्प्लीमेंट दोज डिसीजंस। ये कोई देश तो है नहीं, ये देश के अंदर पार्लियामेंट, ये कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, पुलिस ने आके आपको अरेस्ट कर लिया। अभी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला भी सुनाया, तो चाइना का क्या कर लोगे आप? तो चाइना इज ए सोवरेन कंट्री। So, if you see this entire development from one perspective, then you feel कि global order में the concept of might and is right prevails. There is no order in this global order. एक तरीके से देखें तो despite rise of global institutions, the concept of sovereignty remains intact. That is one positive thing. Now, again, let us bring our discussion back to South China Sea and China's growing influence in the region. तो दुनिया के अलग अलग देश क्या कर रहे हैं? US, when it witnessed that its influence in the region is declining and it is being challenged by the Chinese aggression in the region, तो यूएस ने एक नई पॉलिसी की शुरुआत की, उसको कहा गया रीबैलेंस एशिया पॉलिसी। इस रीबैलेंस एशिया पॉलिसी के अंतर्गत ही आप कह सकते हैं कि यूएस जो है प्रमोटेड क्वाड ग्रुप along with its traditional ally जापान, जिसमें उसने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भी मिलाया। तो क्वाड इज अ ग्रुप जो पहले इनफॉर्मल तरीके से स्टार्ट हुआ, नाउ इट हैज बीन फॉर्मलाइज्ड, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान मेंबर हैं। द मेन पर्पस ऑफ क्वाड इज टू कर्ब राइजिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन साउथ चाइना सी। उसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज, जो नेवल एक्सरसाइज होता है इंडिया, जापान और यूएस के बीच में, उसको काफी ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया गया साउथ चाइना सी रीजन में। ये सब कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं यूएस ने अपनी पोजीशन को वापस से स्ट्रेंथन करने के लिए इन द साउथ चाइना सी। तो क्वाड के बाद हमने पहले भी डिस्कस किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि चाइना स्टार्टेड टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट इन वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में चाइना के ग्रोइंग फुटप्रिंट को काउंटर करने के लिए यूएस ने शुरू किया I2U2, विच इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज वेस्ट एशिया क्वाड। अगर बात की जाए रसिया की, तो देखिए रसिया और चाइना के इंटरेस्ट बिल्कुल अलाइन करते हैं इन साउथ चाइना सी। रसिया चाहता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े साउथ चाइना सी में, ताकि यूएस की हेजेमनी को इस रीजन में वो चैलेंज कर पाए। वहीं अगर बात की जाए वेस्ट एशिया की, तो यहाँ पे रसिया डज नॉट वांट कि चाइना का फुटप्रिंट ग्रो करे। यहाँ वो चाहता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बना रहे। तो सारे कंट्रीज की अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट है, रसिया एज इट्स ओन। जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑफ कोर्स दीज कंट्रीज वुड नॉट लाइक growing China's influence in this region because it will be direct threat to their trade routes। काफी सारा ट्रेड यहाँ से जाता है। इसी कारण से क्वाड ग्रुप बनाया है जापान ऑस्ट्रेलिया ने मिल करके इंडिया और यूएस के साथ।
जापान ने एक फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की है, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बोलते ही आप समझ जाइए कि इनडायरेक्टली इशारा किया जा रहा है चाइना के ऊपर, कि भाई ये एरिया ओपन रहने दो, फ्री रहने दो। दिस इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ जापान। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के लिए भी ये खतरा है चाइना का इन्फ्लुएंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि एक बार जब चाइना साउथ चाइना सी में अपने फुटप्रिंट्स काफी स्ट्रॉन्ग कर लेगा, अपने पोजीशन को कंसोलिडेट कर लेगा, तो इंडिया के ट्रेड के लिए काफी ज्यादा थ्रेट है, क्योंकि इंडिया का 55% ट्रेड इस रीजन से फ्लो करता है। So that will make India vulnerable, first of all. Second, when China makes its foothold strong in South China Sea, then naturally China will start increasing its influence in Indian Ocean, which will be a major threat for India because Indian Ocean is considered as backyard of Indian Navy. इस रीजन में सबसे मजबूत नेवी हमारी है और हम नहीं चाहते कि हमें कोई भी चैलेंज मिले किसी भी क्वार्टर से। सो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू स्टॉप चाइना in South China Sea itself and would not allow China to have its strong footprint in South China Sea. क्योंकि if it consolidates itself here, then it will try to enter into Indian Ocean as well, which we don't want. तो इसी कारण से इंडिया ने भी अपना अप्रोच बदला है। इंडिया ने 2014 में ही अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। मुख्य कारण आप देखें इस अपग्रेडेशन के पीछे तो वो है चाइना का एग्रेशन इन साउथ चाइना सी एंड दिस 9 डैश लाइन। लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1992 में इंडिया ने शुरुआत की थी, उसका मेन गोल था कि इन साउथ ईस्ट एशियन यानी कि आसियान कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाए। लेकिन 2014 में हमने लुक ईस्ट को अपग्रेड किया एक्ट ईस्ट में, और अब एक्ट ईस्ट जो है उसका गोल इकोनॉमी के अलावा स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन विद दिस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इज ऑल्सो देयर, क्योंकि ऐसे भी ऑल दीज कंट्रीज आर अंडर थ्रेट ऑफ चाइना, चाइना से खतरे में है बिकॉज ऑफ ऑल सच आइलैंड डिस्प्यूट्स। तो इंडिया के लिए एनी वे एक एडवांटेज है कि इनके साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया जाए और चाइना को यही रोका जाए। सो दैट इज वाई इंडिया अपग्रेडेड इट्स लुक ईस्ट इनटू एक्ट ईस्ट एंड एडेड स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट टू लुक ईस्ट पॉलिसी विच मेड इट एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसके अलावा इंडिया क्वाड का हिस्सा तो है ही, और इंडिया ने भी जापान की तरह एक पॉलिसी अपनाई है फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। इसको ओपन स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट नाम दिया है इंडिया ने, जिसका नाम है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, IPOI, which also states that its objective is to keep this South China Sea region free and open. फ्री एंड ओपन बोलने का मतलब ही है कि इनडायरेक्टली वी आर कंडेमिंग चाइनाज अग्रेशन इन दिस रीजन। चाइना वांट्स टू कंट्रोल दिस रीजन एंड क्लेम इट्स सोवरेनिटी, बट वी वांट इट टू बी फ्री एंड ओपन, एशिया पैसिफिक। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। देखिए, जापान और इंडिया दोनों के इंटरेस्ट इस एरिया में काफी अलाइन होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चाइना का अग्रेशन इस एरिया में बढ़े, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो डोंट वांट कि ये एरिया यूएस का ट्रेडिशनल जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहे। ये तीनों ही ग्रुप्स, इंडिया, आसियान ग्रुप और जापान, का अपना इंटरेस्ट है कि चाइना का इन्फ्लुएंस तो कंट्रोल या कर्ब किया ही जाए, यूएस की भी पुरानी हेजेमनी को चैलेंज किया जाए, अवॉइड किया जाए, तो किसी की दादागिरी ना रहे। सो दैट इज वन इंटरेस्ट दैट इंडिया एंड जापान शेयर। तो इंडिया और जापान रिलेशन पे कभी भी प्रश्न आ जाए, या इंडिया साउथ ईस्ट एशिया पे कभी भी प्रश्न आ जाए, तो आपको ये बात भी लिख देना है कि द कलेक्टिव इंटरेस्ट is to make South China Sea region free from influence of both China as well as US। हम ये नहीं चाहते कि चाइना का इन्फ्लुएंस खत्म कीजिए, यूएस का पुराना कंट्रोल ले आइए। 9 डैश लाइन एंड साउथ चाइना सी इंडो पैसिफिक रीजन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, मैरीटाइम रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन मैंने बताया, ये टेरिटोरियल रीजन है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है इसका। फिर साउथ चाइना सी 9 डैश लाइन, इट इज हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। इंपॉर्टेंस क्या है? नेचुरल रिजर्व है यहाँ पे, ऑयल नेचुरल गैस, फिशरीज है, ट्रेड, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ से गुजरता है। इंडिया का तो 55% ट्रेड होता है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है, चोक पॉइंट। ये जो 9 डैश लाइन है, वर्चुअल लाइन बाय चाइना, क्लेम ऑन 90% ऑफ द साउथ चाइना सी, बेसिस हिस्टोरिकल क्लेम्स है, ऑफ कोर्स आर्बिट्ररी क्लेम है। आइलैंड डिस्प्यूटेड आर स्पार्टली पैरासल स्कारबोरो। फिलीपींस ने कंप्लेन भी किया था ट्रिब्यूनल में, यूएनसीएलओ में, रिजेक्टेड this tribunal gave decision against China, but China refused to follow the tribunal's decision. This is a proof that sovereignty is still intact despite rise of global institutions.
स्ट्रेटजीज बाय अदर कंट्रीज, यूएस के रीबैलेंस एशिया पॉलिसी, क्वाड, जापान भी क्वाड का हिस्सा है, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वाड, प्लस इंडिया हैज अपग्रेडेड इट्स लुक ईस्ट इनटू आर्कटिस। ये मेंस क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी फॉर इंडिया, आल्सो एक्सप्लेन कंसर्न्स फॉर इंडिया इन द रीजन। यहाँ हिंट्स मैंने थोड़ा सा दे रखा है, बिल्कुल नए स्टूडेंट्स के लिए, जिनको नहीं सुनना है प्लीज इसको स्किप कर लीजिए। साउथ चाइना सी आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, ऐसा इंट्रो कर सकते हैं, कुछ अपना भी दिमाग लगाइए। कंसिडर्ड एज ईपी सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक, थोड़ा सा मैप बना करके दिखा दीजिए साउथ चाइना सी को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। देन एक्सप्लेन इट्स जनरल इंपॉर्टेंस की ऑयल नेचुरल गैस में रिच है, फिशरीज में। देन एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया कि 55% ट्रेड फॉल फ्लो करता है, यहाँ पे चाइना का अगर कंट्रोल आ गया तो इंडियन नेवी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज दैट विल लीड टू चाइनाज इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक ऑल्सो। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हमारे देश की एक कंपनी ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही है वियतनाम कोस्ट पे, उसको खतरा होगा अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो। कंसर्न्स चाइनाज अग्रेशन, 9 डैश लाइन, और कंक्लूजन में इंडिया के तमाम इनिशिएटिव, जापान के साथ कोलैबोरेशन, वो सब लिख सकते हैं आप। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पर्सनालिटी राइट्स, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पर्सनालिटी राइट्स क्या चीज होती है, तो किसी भी इंसान का अपनी पर्सनालिटी के ऊपर पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए। अब बोलेंगे सर ये क्या बात है, तो समझिए, अमिताभ बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन जी का अगर कोई फोटो है या उनकी कोई आवाज है, तो वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है और उस पे उनका पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आप कोई अमिताभ बच्चन जी का फोटो लगा करके अपने बिजनेस, अपने दुकान के सामने बिना उनके परमिशन के, अगर अपने दुकान के सामने उनका फोटो लगा दे, उनकी आवाज की मिमिक्री करके अपने बिजनेस को प्रमोट करे बिना अमिताभ बच्चन जी के परमिशन के, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ पर्सनालिटी राइट्स ऑफ अमिताभ बच्चन। देखिए, ऐसा होता रहता है अक्सर, इसलिए हमें लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई अमिताभ बच्चन की आवाज की मिमिक्री कर रहा है, तो बिना उनसे परमिशन लिए अगर आप उनकी आवाज की मिमिक्री कर रहे हैं तो यू आर वायलेटिंग हिज पर्सनालिटी राइट्स। उनका फोटो अपने दुकान पे लगा दिया आपने, बिना परमिशन लिए किया आपने, तो आप उनके पर्सनालिटी राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। कई दफा लोग ऐसा करते हैं, लोगों की, सेलिब्रिटीज की खासकर, फोटोग्राफ वॉइस का इस्तेमाल करते हैं टू बूस्ट देयर सेल्स, तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ पर्सनालिटी राइट्स। पर्सनालिटी राइट का दो हिस्सा होता है, पर्सनालिटी राइट्स में दो चीजें मेनली होती हैं। राइट ऑफ पब्लिसिटी, आपको अपने प्रोडक्ट का पब्लिसिटी किसी दूसरे इंसान की पर्सनालिटी का इस्तेमाल करके करने का कोई हक नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसमें आप अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का फोटो और उस उनकी मिमिक्री आवाज का इस्तेमाल करें अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, दैट इज नॉट परमिसिबल। सो राइट टू पब्लिसिटी इज नॉट परमिटेड एज पर पर्सनालिटी राइट्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द पर्सन जिसकी आप पर्सनालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा इसमें मामला है राइट टू प्राइवेसी का। भाई, आप जिस इंसान की फोटो इस्तेमाल करें, जिसकी आवाज इस्तेमाल करें, क्या आपने उनसे परमिशन लिया है? नहीं। तो फिर आप उनकी राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं, जो एक फंडामेंटल राइट है एज पर पुट्टा स्वामी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे तो सीधा सीधा कोई कानून है नहीं हमारे देश में, लेकिन आप कह सकते हैं कि पर्सनालिटी राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू प्राइवेसी एज पर पुट्टा स्वामी जजमेंट। एंड पर्सनालिटी राइट्स को अगर आप वायलेट करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। दूसरा, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में सेक्शन 14 कहता है दैट इट रिस्ट्रिक्ट्स द यूज ऑफ पर्सनल नेम्स एंड रिप्रेजेंटेशंस। तो ट्रेडमार्क एक्ट वैसे तो कंपनियों के ट्रेडमार्क्स के लिए और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत भी किसी इंसान की पर्सनालिटी का बिना उससे परमिशन लिए हुए इस्तेमाल करना वुड बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट। तो ये दो मोटे मोटे कानून हैं जो पर्सनालिटी राइट को प्रोटेक्शन देते हैं। करंट केस जरा समझते हैं जिस कारण से हम लोग पर्सनालिटी राइट को डिस्कस कर रहे हैं। अनिल कपूर जी ने केस किया दिल्ली हाई कोर्ट में। कई सारे जगहों पे उनका फोटो के साथ उनका जो सबसे खास डायलॉग माना जाता है झकास, उसको लोग लिख के चिपका देते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स। तो उस पे उन्होंने कंप्लेन किया दिल्ली हाई कोर्ट में कि मेरी पर्सनालिटी राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। उस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ये माना कि आपके पर्सनालिटी राइट्स वायलेट हो रहे हैं और 18 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को आदेश दिया कि वो ये इमेज हटाएं।
साथ ही साथ उन्होंने ये भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अनिल कपूर की फोटो के साथ झकास शब्द का इस्तेमाल करना would be considered as violation of personality rights of Anil Kapoor. So now if a brand tries to use the phrase झकास in Anil Kapoor style, then they will have to risk legal action. उन पे केस हो सकता है। यही बातें हैं पर्सनालिटी राइट्स, ये सब पीटी में सीधा सीधा आ जाता है कई बार कि पर्सनालिटी राइट्स विल कवर अंडर विच राइट। तो राइट टू प्रोटेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी फोटो या वॉइस के थ्रू टू मिसयूज और कॉमर्शियल यूज विदाउट परमिशन। टू टाइप्स ऑफ राइट्स हैं, राइट ऑफ पब्लिसिटी एंड राइट टू प्राइवेसी, प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 एंड ट्रेडमार्क्स एक्ट ऑफ 1999। रिसेंट इशू जो था वो अनिल कपूर और झकास वाला इशू था। ऐसा सवाल आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में, इसको अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट साइक मिशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। साइक मिशन जो है नासा का एक मिशन है, ठीक उसके तरह ही जैसे ओसिरिस रेक्स था अभी हाल फिलहाल में जो आया है बेन्नू से सैंपल कलेक्ट करके एस्ट्रॉयड बेन्नू से, वैसा ही है कुछ ये साइक मिशन। ये साइक मिशन नासा का है जो 5 अक्टूबर को लॉन्च होगा और ये जाएगा 16 साइक नाम के एस्टेरॉयड के ऊपर, वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा। तो 16 साइक नाम के एस्टेरॉयड को स्टडी करेगा ये साइक मिशन ऑफ नासा। इसको लगभग 6 साल लगेंगे। 3.6 बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस ये तय करेगा। ये जो 16 साइक नाम का एस्टेरॉयड है दैट रिवॉल्व्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर अराउंड द सन। तो साइक इज बिलीव टू बी ए प्लांटेसिमल सेलेसियल बॉडी। प्लांटेसिमल मतलब आई एम सो सॉरी, प्लैनेटेसिमल सेलेसियल बॉडी। तो प्लैनेट से मिलता जुलता ये सेलेसियल बॉडी है। अलग अलग जो हमारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में उनसे मिलता जुलता ये सेलेसियल बॉडी है साइक 16। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयरन और निकल मेटल है। तो इसीलिए माना जा रहा है कि 16 साइट को स्टडी करके अर्थ के कोर के बारे में हमें और बेहतर पता लग पाएगा और हमें ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में बेहतर पता लग पाएगा विद द स्टडी ऑफ 16 साइट। 16 साइट जो मिशन भेजा जा रहा है नासा का, ये तो ठीक है इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 16 साइट पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड किया गया है, एक पेलोड ऐड किया गया है, या आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ऐड किया गया है जिसको नाम दिया गया डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, डीएसओसी। डीएसओसी का सीधा सीधा साइक मिशन से कुछ लेना देना नहीं है। साइक तो क्या करेगा, जाएगा साइक 16 साइक को स्टडी करेगा, लेकिन साइक मिशन पे एक इस तरीके का एडिशनल इक्विपमेंट अटैच किया गया है डीएसओसी। या डीएसओसी जब क्या करेगा, जब ये साइक मिशन अर्थ से काफी दूर चला जाएगा तो वहां से ये अर्थ पे से सिग्नल भेजने की कोशिश करेगा, हाई बैंडविड्थ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिग्नल भेजने की कोशिश करेगा। इसके मदद से जब ये दूर स्पेस में होगा तो साइक मिशन अपना काम करेगा, जाएगा 16 साइक को स्टडी करेगा, उस पे अटैच ये डीएसओसी जो है वो अर्थ से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा थ्रू दिस टेस्ट हाई बैंडविड्थ ऑप्टिकल। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इट विल बी ए रिवॉल्यूशनरी थिंग, बिकॉज इस अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फ्यूचर में इस तरह के मिशन में हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो ये जो डीएसओसी अटैच किया गया है साइक मिशन के साथ, इसको कहा गया है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वो चीजें होती हैं जिसको रियल पर्पस के लिए ना भेज करके, रियल टेस्ट के लिए ना भेज करके, टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि चलो ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है कि डीप स्पेस से भी अर्थ पे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है, जो भी है, तो उसको थोड़ा टेस्ट किया जाए। तो साइक मिशन है ही, उस पे डीएसओसी नाम का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो टेस्ट हाई बैंडविड्थ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन किया जा सकता है अर्थ पे फ्रॉम अ स्पेस ऑब्जेक्ट विच इज वेरी at a very long distance from the earth. So that would be a kind of revolutionary experiment if it becomes successful. यही बातें लिखी हैं। साइक मिशन नासा का मिशन है to study asteroid 16 साइक, it will take about 6 year, planetesimal है मतलब it contains iron, nickel and it may give more insight about composition of earth core. The mission has also DSOC, which is a technology demonstration, long distance data transmission. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू।
तो हाल फिलहाल में हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा साहब ने आसाम का, आप मान सकते हैं, सबसे बड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम स्टार्ट किया है। असम स्टेट्स बिगेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, जिसका नाम है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी यूथ को। 1 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसमें ट्रेनिंग के दौरान 10,000 रुपए का स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देने के बाद यूथ अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर पाए, उसके लिए उसको लोन भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन। लोन अमाउंट विल बी 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। इस तरह के 3 तरह के लोन दिए जाएंगे। इट विल बी प्रोवाइडेड इन 2 इंस्टॉलमेंट। तो इस स्कीम के अंतर्गत उम्मीद है कि हमारे स्टेट के लगभग 2 लाख बेरोजगार यूथ को अलग अलग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी। अलग अलग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, वो है पैकेजिंग बिजनेस, रेडीमेड गारमेंट बिजनेस, प्लांटेशन, सेटिंग अप वुड बेस्ड इंडस्ट्री, फैब्रिकेशन वर्क, हार्डवेयर एंड ऑल। ये मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम के अंतर्गत अगर किसी को 1 महीने की ट्रेनिंग लेनी है, सर्टिफिकेशन लेना है, 10,000 स्टाइपेंड पाना है, फिर ये लोन पाना है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए 10th स्टैंडर्ड पास। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, इसमें देखिए, ट्रेडमार्क जो है दैट इज फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, geographical indication is for agriculture and product handicrafts only, but GI is for manufactured goods also. So that is why third statement is wrong. And West Texas Intermediate crude oil से related है, and first Indian to win Dada Saab Phalke, Devika Rani ji. That's all from our side for today. Thanks for watching.